सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं और ये एक निबंध है। पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, लेखक अरविंद कुमार सिंह। लेखक परिचय। अरविंद कुमार सिंह का जन्म 17 जनवरी 1930 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती कुसुम कुमार। ये भारत में कार्य करते रहे हैं। इनका कर्म क्षेत्र संपादक और समीक्षक का रहा है। एमए अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और समांतर कोश की रचना करके इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। ये भारत के नागरिक रहे हैं और माधुरी और सर्वोत्तम पत्रिकाओं के ये प्रथम संपादक भी रहे हैं। शब्दार्थ। अजीबो गरीब, इसका अर्थ है अनोखा। एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा। सिलसिला मतलब आरंभ होना या रास्ता खुलना। अहमियत का अर्थ है महत्व। हरकारा दूत या डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही आना जाना। तह मतलब गहराई तक। प्रशस्ति पत्र प्रशंसा पत्र। मुस्तैद मतलब तत्पर रहना। दस्तावेज प्रमाण संबंधी कागज या प्रमाण पत्र। गुडविल सुनाम, अच्छी छवि या ख्याति। हैसियत दर्जा। आलीशान मतलब शानदार। ढाणी अस्थायी निवास यानी कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। यहाँ पत्रों की जो दुनिया है वह अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता, उसका महत्व हमेशा से शुरू से ही बना रहा है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम का मतलब नए ज़माने के जो साधन है वह नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र प्राप्त होने पर जो संतोष मिलता है, जो मन को सुकून मिलता है, वैसा संतोष फ़ोन से प्राप्त एसएमएस के संदेश कहाँ दे सकते हैं हमें। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र एक नया सिलसिला, नया चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। चाहे राजनीति लो, चाहे साहित्य या कला का क्षेत्र, उन सभी में सभी जो विवाद, जो झगड़े हैं और जो नई घटनाएं हुई है, उनकी जड़, उनका आधार भी पत्र ही होते हैं। प्राचीन समय में पत्रों का बहुत अधिक उपयोग हुआ करता था। तो साहित्य, कला या किसी भी राजनीति में किसी भी विवाद, किसी भी झगड़े का आधार पत्र हुआ करता था, क्योंकि उस समय संदेश का एकमात्र साधन पत्र व्यवहार हुआ करता था। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। संसार का सारा साहित्य ही पत्रों पर आधारित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता को विकसित करने में इन पत्रों ने अपना एक अनोखा योगदान प्रस्तुत किया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, यानी पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत जो भावनाएं हैं वह सभी जगह एक जैसी हैं। भले ही उसका नाम अलग अलग है, चाहे पत्रों के नाम अलग अलग दिए हों, लेकिन उनसे प्रस्तुत होने वाली जो भावनाएं हैं वह सब एक समान हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो ये पत्रों के विविध नाम हैं। पत्र यादों को सहेज कर अर्थात संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, इस बात में किसी को कोई संदेह या शक नहीं है, क्योंकि पत्र हमेशा यादों को संभाल कर सहेज कर रखते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पत्र लेखन की एक शैली होती है, कला होती है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है और हर एक व्यक्ति के पत्र लेखन की एक सीमा है, एक दायरा है, क्षेत्र है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। दुनिया में करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं और वे एक दूसरे को तलाशते हुए, यानी जो उस पर एड्रेस लिखा होता है, जो पता लिखा होता है, उस पते को खोजते हुए एक दूसरे तक पहुंचते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में ये बात कही थी कि हजारों सालों तक
संचार का, कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, साधन है, वह केवल हरकार्य, हरकार्य का अर्थ है दूत ही रहे थे या फिर घोड़े रहे थे, घुड़सवार पत्र लेखन, पत्र बांटने का कार्य करते थे। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। रेलवे और तार मतलब टेलीग्राम के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। टेलीग्राम ने रेल से भी, ट्रेन से भी अधिक गति से, फास्ट स्पीड से संवाद को, समाचार को पहुंचाने का कार्य शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा। अब नए नए आविष्कार होते गए, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, वायरलेस का आविष्कार हुआ, फिर रडार आए, तो अब ये दुनिया को बदल रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। शताब्दी 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है, तो उसमें पत्र लेखन ने कला, एक आर्ट का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। डाक की जो व्यवस्था थी उसमें सुधार किया गया और पत्रों को एक सही दिशा देने के लिए, पत्रों को एक सही माध्यम बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए, कोशिशें की गई। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यानी पत्र की जो संस्कृति, पत्र लिखने की जो परंपरा है, इसको विकसित करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में, स्कूल का जो सिलेबस होता है उसमें पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन की परंपराओं को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए गए और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। विश्व डाक संघ ने 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिससे कि बच्चे पत्र लेखन के प्रति आकृष्ट हो और उन्हें पत्र लेखन की कला सीखने का अवसर मिले। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ये बात बिल्कुल सही है। खासतौर पर जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ संचार के साधन, टेलीकम्युनिकेशन के जो माध्यम है वह तेज गति से विकसित हुए हैं और इन कारणों से पत्रों की आवाजाही यानी पत्रों का आना जाना भी अब प्रभावित हुआ है। पर देहात का अर्थ है गांव या ग्रामीण क्षेत्र, देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चिट्ठियों को ही उपयोगिता या महत्व प्रदान किया गया है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। फैक्स का आविष्कार हुआ, ईमेल आ गए, टेलीफोन आ गए, मोबाइल आ गए, इसलिए चिट्ठियों की जो तेजी थी, चिट्ठियों को जो बहुत अधिक मात्रा में लिखा जा रहा था, पत्र बहुत अधिक मात्रा में लिखे जा रहे थे, अब धीरे धीरे उस पर रोक हुई, धीरे धीरे उनमें कमी आने लगी। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बिजनेस पर्पज से, व्यापार के उद्देश्य से जो डाक, जो पत्र लिखे जा रहे हैं उसकी संख्या वर्तमान समय में भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यानी हमारे सीमाओं पर तैनात जो सैनिक हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़कर दूर रहते हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं, उन सैनिकों के लिए तो पत्रों की उत्सुकता रहती है, उनके मन में पत्रों के लिए अधीरता रहती है, बेचैनी रहती है, इंतजार करते रहते हैं, वे प्रतीक्षा करते हैं कि कब उनको अपने घर से पत्र प्राप्त हो। उसका कोई मिसाल ही नहीं, उसकी कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, यानी एक समय ऐसा था जब लोग महीनों महीनों भर तक पत्र का इंतजार करते थे, क्योंकि वहाँ उस समय यातायात के साधन इतने नहीं थे कि पत्रों को बहुत जल्दी पहुँचाया जा सकता था, तो महीने लग जाते थे किसी के पास पत्र पहुँचने में। पर अब वह बात नहीं रही है। परिवहन अर्थात यातायात साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। यातायात के साधन जो है उनका विकास हुआ है, उनकी संख्या बढ़ गई है, इस कारण से दूरी है वह बहुत घट गई है। अब बहुत जल्दी ही पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। पहले के जो लोग थे उनके पास संचार का, कम्युनिकेशन का एकमात्र माध्यम, अकेला साधन चिट्ठी ही थी।
पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। यानी वर्तमान समय में देखा जाए तो देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने जो पुरखे पुरखे मतलब पूर्वज, तो पूर्वजों की जो चिट्ठियाँ थी उनको सहेज कर संभाल कर विरासत अर्थात धरोहर के रूप में अपने पास रखे हों। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी उद्यमी मतलब व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। बड़े लेखक हो, पत्रकार हो, व्यापारी हो या कोई सन्यासी हो या किसान हो, इन लोगों ने जिस तरीके से अपने पत्रों की रचनाएं की है, तो वह पत्रों की जो रचनाएं थी वह भी अपने आप में एक अनुसंधान का, एक खोज का विषय है कि किस तरह से उन्होंने अपने युग की समस्याओं को, अपने समय की बातों को पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। यानी वर्तमान समय में जो संचार साधन है ये उस समय होते तो पंडित नेहरू ने पिता के पत्र पुत्री के नाम जो रचना लिखी थी, तो उसके स्थान पर क्या होता कि वह अपनी पुत्री को फोन करते। तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे, और उस समय पत्रों का ज़माना था, इस कारण से उन्होंने पत्र लिखे। यदि उस समय फ़ोन का आविष्कार हुआ होता, फ़ोन की सुविधा हुई होती, तो वो अपनी बेटी को फ़ोन करते, और फ़ोन करते तो वर्तमान समय में उनके प्रेरणादायी जो बातें हैं, विचार, वह हम प्राप्त नहीं कर सकते, वह हम समझ नहीं सकते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्रों को तो हम फिर भी संभाल कर, सहेज कर, सुरक्षित रख लेते हैं, लेकिन एसएमएस के जो संदेश आते हैं, मैसेज आते हैं, उनको हम बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? यानी मोबाइल की भी एक स्टोरेज लिमिट होती है, तो कितने संदेश, कितने मैसेज को हम संभाल कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। सारे जो महान महान व्यक्ति थे, उनकी सबसे बड़ी यादगार या उनकी धरोहर क्या है? उनके द्वारा लिखे गए पत्र। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। और पत्र लेखन की श्रेणी में यदि देखा जाए तो भारत में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनको सबसे आगे रखा जा सकता है, क्योंकि वे पत्र लेखन की कला में माहिर थे और पत्रों का जवाब शीघ्र देते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया के जो सारे जो संग्रहालय हैं, म्यूजियम है, वे जानी मानी जो हस्तियां थी उनके पत्रों का अनूठा संकलन है। अर्थात म्यूजियम्स में भी जो महान हस्ती होती है, महान शख्सियत होती है, उनके पत्रों को संभाल कर रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना। सारे जो पत्र हैं वो उस देश को, उसके समय को, उसकी समाज को, सोसाइटी को जानने समझने का एक असली आधार है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। भारत देश में आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता से पहले का जो महासंग्राम हुआ था, उन दिनों में अंग्रेज शासकों ने, अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार के लोगों को पत्रों में जो बातें लिखी थी, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। यानी उन पत्रों के आधार पर पुस्तकों की रचना हुई। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। उन पत्रों ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम कितनी जमीनी यानी आधारभूत मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी के पास में पूरी दुनिया से, पूरे संसार से पत्र आते थे और उस पर एड्रेस होता था महात्मा गांधी इंडिया, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। महात्मा गांधी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते थे, वे स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। इस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते थे, तो पत्रों को सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिखकर ही पत्रों को प्रेषित किया जाता था और महात्मा गांधी को वह पत्र पहुँच जाते थे, वह जहाँ भी होते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। स्वतंत्रता आंदोलन की जो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, दिग्गज महान हस्तियां थीं, उनके साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। महात्मा गांधी के पास में देश से और पूरी दुनिया से बहुत बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। लेकिन पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कहा जाता है
कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब भी दे देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। स्वयं अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का वे जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। जब दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने लग जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते। सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के जो तमाम सारे जो नायक थे, मुखिया थे, उनके पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया। यानी पत्र भेजने वाले लोग हैं और जिससे पत्र प्राप्त होता था उन पत्रों को वह किसी प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेट, प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते थे। कई लोगों ने तो अपने पास जो इन महान स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों के पत्रों को फ्रेम कराकर अपने घर में रखा है। यह है पत्रों का जादू, इसे कहा जाता है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में न जाने कितनी किताबें, कितनी पुस्तकें पत्रों के आधार पर लिखी जा चुकी हैं।